हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम जो हमने प्रॉब्लम लिया था वो प्रॉब्लम पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। वो प्रॉब्लम क्या है, देखिए यहाँ पे दो मिरर्स दिए गए हैं। दिस इज मिरर 1 एंड दिस इज मिरर 2। ओके, एंड a ray is incident on mirror 1 at angle of 20 डिग्री। तो यहाँ पे दिखता है कि देखिए दिस इज 20 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रे है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सेकंड मिरर पर इंसिडेंट हो जाएगा, एंड सेकंड मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद वंस अगेन इट गेट इंसिडेंट ऑन द मिरर 1। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द मिरर 1। ओके, इन नेक्स्ट इंसिडेंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है निकालना है। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखिए फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस on mirror 1 पर ही एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें निकालना है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर 2। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम mirror 2। ओके, दैट इज द क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे एंगल कितना है, यहाँ पे 30 डिग्री एंगल है। दिस इज द 30 डिग्री एंगल। यहाँ पे जो एंगल है 30 डिग्री है, एंड यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना वो कितना है, 20 डिग्री है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मुझे बताइए ये एंगल कितना आ जाएगा, हाउ मच विल बी दिस एंगल, कितना एंगल आ जाएगा। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 20 है पहले, तो यहाँ पे कितना एंगल बन जाएगा बताओ, 70। ओके, दिस विल बिकम इक्वल टू 70। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फर्स्ट रिफ्लेक्शन हो जाएगा, लाइक दिस रिफ्लेक्शन विल टेक्स प्लेस फ्रॉम द फर्स्ट मिरर। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था राइट हैंड साइड पर जितना ग्लांसिंग एंगल होता है उतना ही ग्लांसिंग एंगल लेफ्ट हैंड साइड पर भी होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड का मतलब रिफ्लेक्टेड रे ने, मतलब अगर इंसिडेंट रे सरफेस के साथ 70 डिग्री एंगल करता है तो रिफ्लेक्टेड रे भी सरफेस के साथ 70 डिग्री ही एंगल करेगा। तो दोनों साइड का एंगल 70-70 रहेगा। ठीक है ना, तो अभी मुझे बताइए यहाँ पे 70 आ गया, यहाँ पे 30 आ गया, तो इधर कितना एंगल आ जाएगा, यहाँ पे कितना एंगल आ जाएगा, ऊपर वाला एंगल। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना रहता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 रहता है। ओके, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल विल बी इक्वल टू 180। ठीक है, सो 180 माइनस ये 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना 180 माइनस 100 मतलब 80 आ जाएगा ना। तीनों का सम कितना है 180, 180 माइनस दोनों का सम 100, 180 माइनस 100 मतलब कितना आ जाएगा, 80 एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन हो जाएगा इस तरह से, रिफ्लेक्शन विल टेक्स प्लेस लाइक दिस। करेक्ट है ना, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा फ्रॉम मिरर 2 से रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अभी यहाँ पे एंगल कितना आ जाएगा बताइए, ऊपर वाला ये एंगल रेड कलर का, अगर यहाँ पे 80 रहता है तो यहाँ पे भी 80 ही रहता है, मैंने आपको बताया है। ओके, जब कभी रिफ्लेक्शन होता है तो इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच में जितना एंगल रहता है ना उतना ही रिफ्लेक्टेड रे एंड सरफेस के बीच में एंगल रहता है। ये ट्रिक यूज करना है इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, मैंने ऑलरेडी ये आपको बताया है। ओके, ठीक है ना, मतलब इसका मीनिंग क्या, ग्लांसिंग एंगल दोनों साइड को सेम ही रहता है, ग्लांसिंग एंगल दोनों साइड को सेम रहता है। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है, अभी फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ पे कितना एंगल बनेगा ये एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। दिस इज सेकंड टाइम जब इंसिडेंट होगा ना, यहाँ पे फर्स्ट टाइम इंसिडेंट हो रहा है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट इंसिडेंस एंड दिस इज द सेकंड इंसिडेंस। ओके, तो यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस मुझे निकालना है। तो उसके लिए अभी क्या करूंगा मैं, देखिए यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 80 है। ओके, तो यहाँ का बीच का एंगल आप निकाल सकते हैं, बीच का एंगल कितना रहेगा, बीच का एंगल, क्योंकि इन तीनों एंगल का सम 180 रहेगा ना, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सो 180 माइनस 80 प्लस 80 60, 180 माइनस 160, ओके 160 हो जाएगा। सो दैट इज 180 माइनस 160 मतलब यहाँ पे कितना एंगल आ जाएगा, 20 डिग्री का एंगल आ जाएगा, 20।
ठीक है ना। तो यहाँ पे ठीक से दिखाई देता है कि देखिए यहाँ पे 20 डिग्री का एंगल रहेगा। तो यहाँ पे अभी ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो, अभी ये बड़ा वाला ट्राइंगल, फॉर एग्जांपल ए बी एंड सी, ये ट्राइंगल हमने कंसीडर किया। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का एंगल है 30, यहाँ पे एंगल कितना है बी एंगल, ट्राइंगल के अंदर का एंगल कितना है, कितना है बताइए, ये एंगल यहाँ पे कितना है टोटल एंगल ट्राइंगल का 100 है ना। तो ये 100 हो गया, ये 30 हो गया, तो टोटल कितना हो गया 130 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50, ओके। और यहाँ पे 50 आ गया, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनेगा 40 डिग्री। सो 40 डिग्री विल बी योर आंसर, 40 डिग्री विल बी योर आंसर। ओके, समझ में आया क्या, देखिए ओके 40 डिग्री इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। कितने लोगों को समझ में नहीं आया वो बताइए मुझे। कुछ लोगों ने सॉल्व करके मुझे ऑलरेडी भेज दिया है व्हाट्सएप पे, ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन टू दोस। और जिनको समझ में नहीं आया वो बताइए, श्रुति रिपीट करना है, ओके प्लीज रिपीट अगेन। तो थोड़ा सा बड़ा वाला डायग्राम निकालता हूँ तो समझ में आ जाएगा शायद। यहाँ पे एक सरफेस है, ओके, यहाँ पे ये दूसरा सरफेस है, मिरर है, मिरर सॉरी, ये दो मिरर है, ओके। यहाँ पे एंगल कितना है 30 डिग्री है, अभी तो दिखाई देता है क्या 30 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे एक रे इस तरह से इंसिडेंट होता है, इस तरह से, यहाँ पे एंगल कितना है 20 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है, ओके। क्वेश्चन क्या है, दिस इज द फर्स्ट इंसिडेंस ऑन मिरर 1, ओके। ये रे रिफ्लेक्ट होके सेकंड मिरर पर इंसिडेंट हो जाएगा, सेकंड मिरर पर इंसिडेंट हो जाएगा, एंड सेकंड मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से मिरर 1 पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैसे सॉल्व करना है, मैंने आपको एक ट्रिक बताया। इस टाइप का प्रॉब्लम अगर आता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस लेके कैलकुलेशन नहीं करना है, कौन सा एंगल लेके कैलकुलेशन करना है, ग्लांसिंग एंगल लेके कैलकुलेशन करना है, तभी ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व होता है। तो यहाँ पे ग्लांसिंग एंगल कितना हो जाएगा बताइए, अगर ये 20 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक है 70। जब रिफ्लेक्शन होता है ना यहाँ पे ऐसा रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे जितना ग्लांसिंग एंगल रहता है ना उतना ही एंगल इधर भी रहता है, ये ध्यान में रखना है। दिस इज आल्सो 70, ओके। दोनों साइड को एंगल सेम ही रहता है, यही ट्रिक ओनली ध्यान में रखना है, ओके। तो यहाँ पे 70 हो गया, यहाँ पे 30 हो गया, तो यहाँ पे कितना एंगल आ जाएगा, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना रहता है 180 रहता है। सो 180 माइनस 30 माइनस 70, ओके 180 माइनस 100 दैट इज 80 आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर एक बार रिफ्लेक्शन हो जाएगा ना, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, ओके। तो रिफ्लेक्शन जब होता है तो क्या मैंने ऑलरेडी बताया आपको, दोनों साइड का एंगल उतना ही रहता है। तो यहाँ पे 80 है तो यहाँ पे कितना रहेगा 80 ही रहेगा। अभी क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे, इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, जब सेकंड टाइम इंसिडेंस होगा ना तब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा वही निकालना है। तो ये निकालने के लिए मुझे ये एंगल निकालना पड़ेगा ना, समझ में आ रहा है क्या, ये अगर चाहिए आई निकालना है तो ये एंगल मुझे निकालना पड़ेगा। अब ये एंगल निकालने के लिए ये बड़ा वाला ट्रायंगल मुझे लेना पड़ेगा, ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है ना वो ट्रायंगल मैं ले लूंगा। तो यहाँ पे एंगल कितना है 30 है, ओके। अभी यही ट्रायंगल ओनली कंसीडर कीजिए, कौन सा ट्रायंगल, दिस वन ट्रायंगल, रेड कलर वाला ट्रायंगल। तो यहाँ पे मुझे ये टोटल एंगल चाहिए तो ये पहले निकालना पड़ेगा, यहाँ का एंगल निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एंगल कितना आ जाएगा देखो 80 प्लस 80 160 एंड 180 माइनस 160 मतलब 20 डिग्री 20। तो यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ पे टोटल एंगल 100 हो गया, 30 प्लस 100 मतलब 130 होता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना रहता है 180, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए
50 होना चाहिए। तो ये 50 हो गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ जाएगा? ये दोनों एंगल का सम कितना है? 90 डिग्री है ना। यहाँ पे फिर 40, तो यहाँ पे 50 है, तो यहाँ पे 40 डिग्री आ जाएगा। ओके, सो दैट इज योर आंसर। ओके, ठीक है ना। स्मॉल ट्राइंगल, यहाँ पे विल आविष्कार बोल रहा है विल टेक दिस स्मॉल ट्राइंगल। स्मॉल ट्राइंगल, देखिए कोई भी ट्राइंगल ले लो, लेकिन उसमें से 2 एंगल हमें पता होने चाहिए, तभी हम कोई भी ट्राइंगल ले सकते हैं। एक ही एंगल पता है तो क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते ना। मतलब ऐसा ट्राइंगल हमेशा आपको चूज करना पड़ेगा कि जिसमें 2 एंगल पता है, तीसरा एंगल हम निकाल सकते हैं। उसी टाइप का ट्राइंगल सिलेक्ट करो, ठीक है ना। सो ये प्रॉब्लम स्टूडेंट को बहुत डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि वो ट्रिक नहीं पता होता है कैसे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे और एक अभी क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट इज द टोटल डेविएशन इन द 3 रिफ्लेक्शन। यहाँ पे फर्स्ट रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पे सेकंड रिफ्लेक्शन होता है, एंड यहाँ पे थर्ड रिफ्लेक्शन हो रहा है। व्हाट इज द टोटल एंगल ऑफ डेविएशन। टोटल डेविएशन कितना हो रहा है वो हमें निकालना है। एंगल ऑफ डेविएशन का पहले फॉर्मूला मुझे बताइए, क्या रहता है? एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला बताइए, क्या रहता है? 2 टाइम्स लांसिंग एंगल। ये हमेशा ध्यान में रखना है, 2 टाइम्स लांसिंग एंगल। तो यहाँ पे डेविएशन कितना हो जाएगा पहले बताओ। यहाँ पे फर्स्ट रिफ्लेक्शन पर एंगल ऑफ डेविएशन 140, करेक्ट। ये प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा वो भी लिखना है ना, प्लस के माइनस वो बताया मैंने। क्लॉकवाइज डेविएशन है तो माइनस यूज करना है, एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन है तो प्लस यूज करना है। तो यहाँ पे डेविएशन प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा? देखिए ये कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो पहले आपके पास पेन होगा, वो पेन क्या कीजिए, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में रखिए, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पेन ऐसा रखिए, एंड उसको बाद में रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन तक घुमाइए। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पेन रखिए एंड उसको घुमाइए until it reaches the reflected ray। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज रिफ्लेक्शन होता है क्या एंटी क्लॉकवाइज रिफ्लेक्शन होता है वो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज हो रहा है क्या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है बताइए? क्लॉकवाइज हो रहा है क्या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, करेक्ट, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे -70 + 70 140 ये हो गया यहाँ। अभी यहाँ का डेविएशन बताइए, एंगल ऑफ डेविएशन बताइए पहले, ओनली मैग्नीट्यूड बताइए, साइन बाद में बताइए। सेकंड, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 80 है, 80 क्या है? ग्लांसिंग एंगल है ना, इसका डबल 160। तो 160 प्लस के माइनस लेना है। ये क्लॉकवाइज है, यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट रे, ओके, एंड दिस इज द सेकंड रे। तो क्लॉकवाइज ही उसको रोटेट करना पड़ता है, ओके, क्लॉकवाइज ही रोटेट करना पड़ता है, ओके। तो -160 160। कुछ स्टूडेंट शायद ये सोच रहे होंगे मैंने पेन ऐसा रखा और यहाँ पे ऐसा रोटेट किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या करेंगे, थंब ले लेंगे, फॉर एग्जांपल थंब, ओके। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ये थंब रूल यूज कीजिए, थंब। तो थंब किस डायरेक्शन में रखना है? यहाँ पे रखना है, मतलब एरो के इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में थंब रखना है। तो यहाँ पे ऐसा रोटेट किया तो मुझे बताइए थंब का डायरेक्शन और रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन सेम आता है क्या? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करने के बाद, दिस इज फर्स्ट रे, दैट इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ऐसा रोटेट किया मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो चलेगा क्या? थंब का डायरेक्शन ऊपर आ जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन नीचे है, तो कैसा चलेगा? मतलब इसको ऐसे ही घुमाना पड़ेगा, ओके, क्लॉकवाइज ही घुमाना पड़ेगा तभी वो आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी बताइए, यहाँ पे 50 है तो इसका 100 हो जाएगा, एंड प्लस के माइनस, प्लस लेना है कि माइनस लेना है? दिस इज द इनिशियल रे, दिस इज द फाइनल रे। देखिए कैसा रोटेशन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस। तो टोटल कितना डेविएशन बताइए?
इन दोनों का एडिशन 300 होता है, माइनस 300 प्लस 100, so 200 माइनस, ओके, सो आंसर इज 200 डिग्री से वो क्लॉकवाइज रोटेट होता है, दैट इज योर आंसर। 200 डिग्री से क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा। So that is your answer. माइनस साइन आता है मतलब फाइनल डेविएशन इज एंटी क्लॉकवाइज, ओके। तो यहाँ पे किसी को डाउट है क्या, बोलिए, अभी कुछ डाउट है क्या? हाँ, अभी भी कुछ अगर डाउट है तो क्या कीजिए, इसका वीडियो रिपीटेडली 2-3 बार देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट और एक प्रॉब्लम ले लेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर लास्ट लेक्चर को आप एब्सेंट है, लास्ट मतलब लास्ट टू लास्ट लेक्चर को एब्सेंट है तो ये आपको समझ में नहीं आ जाएगा। अभी मुझे बताइए, यहाँ पे एंगल कितना है, 70 डिग्री है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पे 30 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है। तो यहाँ से बेंड हो जाएगा, यहाँ पे इंसिडेंट हो जाएगा और फिर से यहाँ पे बेंड हो जाएगा, ऐसे बाहर निकलेगा, ओके। So what is the total angle of deviation, मुझे बताइए। What is the total angle of deviation, मतलब ये टू रिफ्लेक्शन, फर्स्ट रिफ्लेक्शन एंड सेकंड रिफ्लेक्शन में टोटल एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ जाएगा, ओके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्लांसिंग एंगल कितना आ जाएगा, ग्लांसिंग एंगल, ओके, 60 आ जाएगा, दिस इज 60। तो यहाँ पे कितना बनेगा, इधर भी 60 बनेगा, तो यहाँ पे कितना बनेगा बताओ, यहाँ पे 60 and 70 130 and 130 plus 50 that is equal to 180, तो ये 50 बनेगा। तो यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे भी 50 रहेगा। तो यहाँ पे डेविएशन कैसा हो रहा है, 60 plus 60 that is 120 and this is a clockwise rotation so it is minus 120 and यहाँ पे भी clockwise rotation हो रहा है so minus 100, तो टोटल डेविएशन होता है minus 220, ओके, करेक्ट है ना, minus 220। तो यहाँ पे देखिए हमने ये देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 डिग्री होता है तो एंगल ऑफ डेविएशन आता है minus 220 डिग्री, ठीक है। थोड़ा सा एंगल अभी मैं चेंज करता हूँ, अभी आप बताइए। एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी मैं चेंज करूंगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस सपोज यहाँ पे 40 डिग्री लिया मैंने, 40 डिग्री लिया, तो अभी बताइए टोटल डेविएशन कितना हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले 30 था, यहाँ पे 40 रखा है अभी, ओके। सो वंस अगेन कैसे निकालना, देखिए यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 50, यहाँ पे कितना बनेगा 50 बनेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ऊपर 60, यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे भी 60 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेविएशन अभी देखिए बेंडिंग कितना हो, यहाँ पे डेविएशन 50 50 100 that is minus 100 एंड यहाँ का 60 plus 60 120 minus 120, तो टोटल कितना आ रहा है, टोटल minus 220 आ रहा है, करेक्ट है ना। मतलब आई मैंने 40 डिग्री रखा तो एंगल ऑफ डेविएशन minus 220 ही आ रहा है, ओके, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस करता हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना करता हूँ 60 डिग्री करता हूँ। अभी बताइए फर्स्ट ग्लांसिंग एंगल बताइए, ये ग्लांसिंग एंगल कितना आ जाएगा 30, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए एंगल कितना आ जाएगा 30, ओके। 70 plus 30 100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ऊपर वाला 80, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री लेना चाहिए, तो यहाँ पे एंगल कितना आ जाएगा 80, ओके। अभी देखिए यहाँ पे डेविएशन हो गया 60 का, 30 plus 30 और 2 times IG मतलब 60 आ जाएगा, क्लॉकवाइज रोटेशन माइनस एंड 80 plus 80 that is 160, टोटल कितना आता है, टोटल कितना आता है minus 220। एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने 60 डिग्री किया, एंगल ऑफ डेविएशन देखा तो minus 220 आता है, इसका मतलब क्या निकलता है आप बता सकते हैं।
इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि एंगल ऑफ डेविएशन, ओके, बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम द टू मिरर्स, मतलब ओनली टू रिफ्लेक्शन के बाद जो टोटल एंगल रहता है ना, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड नहीं रहता। तो किस पर डिपेंडेंट रहता है? ये एंगल बिटवीन टू मिरर्स इस पर ही डिपेंडेंट रहता है। ओके, सो एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? देखिए ये फॉर्मूला कौन सा आ जाएगा, देखिए ये शॉर्टकट फॉर्मूला आप बोल सकते हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन इज 360 माइनस 2 थीटा, फिर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू मिरर्स। क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंडेंट नहीं रहता। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना भी चेंज करो, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना भी चेंज करो, एंगल ऑफ डेविएशन उतना ही रहता है। ओके, इसका मतलब एंगल ऑफ डेविएशन किस पर डिपेंडेंट रहता है? एंगल ऑफ डेविएशन एंगल बिटवीन टू मिरर्स, यहाँ का जो एंगल है ना उस पर डिपेंड रहता है। यहाँ पे देखिए 360 माइनस 2 थीटा कीजिए, कितना आता है देखिए 360 माइनस 2 थीटा, मतलब 360 माइनस 240 220 आता है ना। इसमें प्लस माइनस लेकिन डिसाइड नहीं कर सकते, दैट इज ओनली प्रॉब्लम। लेकिन उसका वैल्यू ओनली आ सकता है, प्लस और माइनस वो डायग्राम निकाल के हमें ढूंढना पड़ेगा। ओके, सो ये शॉर्टकट फार्मूला यूज कर सकते हैं। इसका प्रूफ भी हम देखेंगे। एंगल ऑफ डेविएशन 360 माइनस 2 थीटा ही क्यों आता है, इसका एक प्रूफ देखेंगे। देखिए सपोज यहाँ का एंगल कितना है, अल्फा है, यहाँ का एंगल थीटा है, और यहाँ का एंगल कितना है, बीटा है। Okay, so this is one diagram which is showing the reflection from the two mirrors. Okay, reflection from the two mirrors. यहाँ पे इस तरह से reflection हो रहा है. Okay, यहाँ पे एंगल अल्फा है, यहाँ पे एंगल बीटा है, यहाँ पे एंगल थीटा है. ठीक है, तो यहाँ पे एंगल अल्फा है तो यहाँ पे भी एंगल अल्फा रहेगा, यहाँ पे एंगल बीटा है तो यहाँ पे भी एंगल बीटा ही रहेगा. ठीक है ना. तो मुझे बताइए अभी यहाँ का डेविएशन डेल्टा 1 कितना आ जाएगा, डेल्टा 1 बताइए कितना आ जाएगा, डेल्टा 1 यहाँ का डेविएशन कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 टाइम्स अल्फा आ जाएगा. यहाँ का डेविएशन बताओ 2 बीटा आ जाएगा. ठीक है, टोटल डेविएशन बताइए, टोटल डेविएशन दोनों क्लॉकवाइज डेविएशन है सपोज. ओके, साइन बाद में थिंक करेंगे, साइन का छोड़ दो अभी. ओके, यहाँ पे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा दैट इज 2 इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा. ओके है ना, 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा. डेल्टा इज इक्वल टू टोटल डेविएशन. ओके, यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है क्या? अकॉर्डिंग टू द डायग्राम डेल्टा कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा. ओके, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वो बाद में देखेंगे, साइन अभी मत कंसीडर कीजिए. ठीक है, इतना डेविएशन आ जाएगा. ये दोनों क्लॉकवाइज है तो माइनस आ जाएगा, दोनों एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस आ जाएगा, उतना ही है सिर्फ. अभी देखिए इन तीनों एंगल का मैं एडिशन करता हूँ. इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का एडिशन करूंगा. तीनों एंगल का एडिशन कितना आ जाएगा, थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा. ये तीनों एंगल का एडिशन कितना रहेगा, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी आपको दे दूंगा. 360 डिग्री रहता है, करेक्ट है ना? 360 रहता है क्या? नहीं, 180 रहता है. 180. तो अभी अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा फिर, अल्फा प्लस बीटा अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, 180 माइनस थीटा. करेक्ट है ना, 180 माइनस थीटा. तो यहाँ पे therefore डेल्टा का फॉर्मूला, okay, so suppose this is equation number 1 and this is equation number 2. so from equation 1 and 2 मतलब अल्फा प्लस बीटा रिप्लेस करता हूँ यहाँ पे, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा है ना, 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब 180 माइनस थीटा है ना.
तो एंगल ऑफ डेविएशन रहता है 360 माइनस 2 थीटा। ओके, ये डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ये नहीं आएगा, ध्यान में रखिए। ओके, सो दिस इज ओनली एप्लीकेशन पार्ट, एक्स्ट्रा पार्ट जो आपको पता होना चाहिए। दिस इज रिलेटेड टू ओनली नीट एंड जेईई। ओके, so delta is equal to 360 minus 2 theta, so that is the final formula. Okay, लेकिन ये फॉर्मूला कब यूज करना है उसमें भी एक कंडीशन है। हाँ, अभी 3 टाइम्स रिफ्लेक्शन होता है, ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है। 2 टाइम का रिफ्लेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, 2 टाइम्स रिफ्लेक्शन के लिए। ओके, 3 टाइम्स के रिफ्लेक्शन के लिए नहीं ये फॉर्मूला, ओनली रिफ्लेक्शन फ्रॉम फर्स्ट मिरर एंड देन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सेकंड मिरर, ऐसा है तभी ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके, 3 टाइम्स के लिए फिर ये जो पुराना मेथड है ना, कंप्लीट मेथड, वो यूज करो। हाँ, अभी ये जो फॉर्मूला है 360 माइनस 2 थीटा कब यूज करना है ये ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे भी आंसर कभी कभी गलत आ सकता है। ओके, क्यों आ सकता है? देखिए यहाँ पे दोनों डेविएशन कैसे है, क्लॉकवाइज है, मतलब दोनों डेविएशन सेम डायरेक्शन में अगर डायग्राम में आते हैं ना, तभी ये फॉर्मूला यूज करना है। दोनों डेविएशन सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, तभी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर एक क्लॉकवाइज डेविएशन होता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन होता है, ओके, तो ये फॉर्मूला हम नहीं यूज कर सकते। उसका एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको पता चलेगा। ओके, फिर एक बार बता देता हूं ये फॉर्मूला कब यूज करना है। दोनों मिरर पर डेविएशन कैसा होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। फर्स्ट मिरर पे क्लॉकवाइज हो गया तो सेकंड मिरर पर क्लॉकवाइज ही होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ओके, एक क्वेश्चन ले लेते हैं अभी। यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है, दिखाई दे रहा है ना, और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया गया है 70 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 70 डिग्री। सो क्वेश्चन इज दैट हाउ मच इज द टोटल डेविएशन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द 2 मिरर्स। दोनों मिरर पर रिफ्लेक्शन होने के बाद टोटल एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ जाएगा, ये हमें निकालना है। सो ये अगर फॉर्मूला यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, 360 माइनस 2 थीटा, थीटा मतलब एंगल बिटवीन 2 मिरर्स, 360 माइनस 2 into 30, तो कितना आता है ना, कितना आता है देखिए 300। तो 300 डेविएशन आता है क्या नहीं चेक करेंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे एंगल 20 है, तो यहाँ पे इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी 20 रहेगा। अभी यहाँ पे 20 है। ओके, तो यहाँ पे ये कैसा क्लॉकवाइज बेंडिंग हो गया, यहाँ पे अभी एंटी क्लॉकवाइज बेंडिंग होगा। क्यों बताइए, ये नॉर्मल ऐसे मैंने निकाला तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल रहेगा ना, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल रहेगा। ओके, सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू, ये एंगल कितना बन जाएगा अभी 60, ठीक है 60। तो यहाँ पे अगर 60 आता है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे, क्योंकि दिस इज एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों का सम मतलब 60 आना चाहिए। एक्सटर्नल एंगल पता है ना, ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू क्या रहता है, एडिशन ऑफ अदर 2 एंगल्स। तो यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे 40 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो रहा है 40 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इस तरह से 40 मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 50, एंड यहाँ पे बेंडिंग इस तरह से हो जाएगा, एंड यहाँ पे भी 50 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेविएशन कितना हो रहा है 50 एंड 50 100। ये कैसा हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब प्लस, एंटी क्लॉकवाइज बेंडिंग हो रहा है ना, पहले ऐसा था फाइनली ऐसा हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंड ये 20 प्लस 20 40, लेकिन ये 40 कैसा है क्लॉकवाइज है तो माइनस, टोटल कितना आता है 60 आता है, 300 नहीं आता 60 आता है, 60 इज द टोटल डेविएशन। ओके, फिर एक बार रिपीट करता हूं एग्जांपल, और एक बार रिपीट करता हूं। देखिए
This is the first mirror, this is the second mirror. यहाँ पे एंगल मैंने लिया था 30 डिग्री, ओके। यहाँ पे लिया था, ये एंगल बताया था आपको 20 डिग्री, ओके, 20 डिग्री। So these are the two mirrors. यहाँ पे फर्स्ट रिफ्लेक्शन हो जाएगा एंड ये इस तरह से यहाँ पे स्ट्राइक हुआ, तो यहाँ पे कितना एंगल आ जाएगा? 20 आ जाएगा ना, 20। तो यहाँ का डेविएशन पहले बताइए, डेल्टा ऑन मिरर 1, पहले बार बताइए डेविएशन कितना आ जाएगा? डेल्टा 1 40, ओके। प्लस के माइनस वो भी बताइए मुझे, प्लस आ जाएगा कि माइनस आ जाएगा? प्लस आ जाएगा कि माइनस आ जाएगा? यहाँ पे पहले ऐसा था, ये ऐसा, मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, मतलब माइनस, ठीक है। अभी इधर ज्यादा कुछ कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यही एंगल निकालेंगे, क्योंकि ये जो एंगल रहता है ना, इसका डबल करने पर यहाँ पे यहाँ का डेविएशन आता है। तो डायरेक्टली ये एंगल आप मुझे बता सकते हैं क्या? यहाँ का एंगल डायरेक्टली बता सकते हैं? क्योंकि ये क्या है, देखिए ये जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। मराठी में उसको बाह्य कोण बोलते हैं, बाह्य कोण। सो दिस बाह्य कोण इज इक्वल टू क्या रहेगा? एडिशन ऑफ दिस टू एंगल्स रहेगा। तो यहाँ पे 50 रहेगा ना, तो यहाँ पे अगर रिफ्लेक्शन होता है तो यहाँ पे भी 50 ही रहेगा, इस तरह से रिफ्लेक्शन हो जाएगा ये, ओके। तो यहाँ पे डेविएशन कैसा हो रहा है, देखिए यहाँ से ऐसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन हो रहा है, यहाँ पे क्लॉकवाइज, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हो गया 40, यहाँ पे 100 हो जाएगा ना, डेल्टा 2 इज इक्वल टू प्लस 100, मतलब टोटल कितना होता है? -40 प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 60। अभी 60 और 30 में थोड़ा कंपैरिजन कीजिए, क्या होता है 60 और 30 में कंपैरिजन कीजिए, क्या होता है? डेविएशन इज इक्वल टू IG 20 डिग्री, करेक्ट। IG 20 डिग्री है, करेक्ट, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ डेविएशन आ गया 60 डिग्री, तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? यहाँ पे थीटा 30 है, तो एंगल ऑफ डेविएशन आता है 2 टाइम्स एंगल बिटवीन टू मिरर्स। तो एंगल ऑफ डेविएशन के यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं, वन इज 360 माइनस 2 थीटा एंड सेकंड इज डायरेक्टली 2 थीटा। दीज आर द टू शॉर्टकट फॉर्मूले, ओके। एंगल ऑफ डेविएशन की दो शॉर्टकट फॉर्मूले क्या है? 360 माइनस 2 थीटा रहेगा और 2 थीटा रहेगा, दोनों में से एक रहेगा, ठीक है। दोनों क्लॉकवाइज या फिर दोनों एंटी क्लॉकवाइज होते हैं तो 360 माइनस 2 थीटा आता है, एंड एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज रहता है, ओके। तो क्या करना है? 2 थीटा डायरेक्टली एंगल ऑफ डेविएशन के लिए फॉर्मूला यूज करना है, ओके। तो एमसीक्यू में इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? तो क्या कीजिए, एमसीक्यू में डायरेक्टली क्या कीजिए, एंगल बिटवीन टू मिरर्स दिया जाएगा, ओके। सो डेल्टा इज इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा का एक आंसर निकालिए एंड डेल्टा इज इक्वल टू 2 थीटा का आंसर निकालिए। जनरली दोनों में से एक ही उसमें ऑप्शन रहेगा, डायरेक्टली वो सिलेक्ट करो, हो गया, ओके। दोनों में से दोनों ऑप्शन है तो फिर आपको डायग्राम ड्रॉ करके वो सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? दिस इज शॉर्टकट, 360 माइनस 2 थीटा यूज करो या फिर 2 थीटा, लेकिन दोनों आंसर निकालो, ओके। दोनों में से एक ही है तो दैट इज द करेक्ट आंसर, हो गया। Otherwise you have to do the calculation। और डेविएशन कैसे निकालना है? यहाँ पे 2 टाइम्स लांसिंग एंगल एंड यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे ने सरफेस के साथ कितना एंगल किया है वो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं ना फ्रॉम डायग्राम। मतलब नॉर्मल मेथड यूज किया तो वो क्लॉकवाइज हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, इतना ज्यादा थिंक करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। साइन अगर निकालना है ना, डेविएशन का साइन निकालना है तो हमें वो जनरल मेथड ही यूज करना पड़ेगा, जनरल मेथड। अभी और एक चीज,
जस्ट अ मिनट। सपोज यहाँ पे दो मिरर्स है एंड दिस टू मिरर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दिस टू मिरर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है ना तो क्या होता है, फर्स्ट मिरर पर अगर क्लॉकवाइज बेंडिंग होता है ना तो सेकंड मिरर पर भी एंटी क्लॉकवाइज ही बेंडिंग होता है। सॉरी, फर्स्ट मिरर पर क्लॉकवाइज बेंडिंग होता है तो सेकंड मिरर पर भी क्लॉकवाइज ही बेंडिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो जाएगा। 90 डिग्री एंगल बिटवीन टू मिरर है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा भी क्लॉकवाइज ही रहेगा। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन बताइए कितना आ जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन बताइए। अभी दोनों क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज है, एंगल बिटवीन टू मिरर इज 90 डिग्री, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ जाएगा बताइए अभी, जल्दी बताइए। ओके, -180 डिग्री, -180, करेक्ट है ना। अभी 180 डिग्री एंगल मतलब उसका क्या होता है, मीनिंग क्या निकलता है 180 डिग्री एंगल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे कैसे रहेंगे 180, मतलब इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड, मतलब फाइनल जो रिफ्लेक्टेड रे है ना उन दोनों के बीच में एंगल कितना है, -180 डिग्री है। इसका दूसरा मीनिंग क्या निकलता है, पैरेलल, करेक्ट, पैरेलल। तो इस पर एक एमसीक्यू बनता है। अभी एमसीक्यू क्या बनता है देखिए, इफ एंगल बिटवीन टू मिरर्स 90 डिग्री है तो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज पैरेलल ही रहेंगे। कितना पे एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे रख दो, ओके। देखिए वंस अगेन, यहाँ पे दो मिरर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, यहाँ पे ऐसा मैंने रे इंसिडेंट किया तो ये यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा एंड रिफ्लेक्टेड, फाइनल रिफ्लेक्टेड रे विल बी पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। कितना भी एंगल रखो, मतलब सपोज मैंने ऐसा इंसिडेंट किया तो यहाँ से इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा एंड ये पीछे ऐसा जाएगा, मतलब इंसिडेंट रे को अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल ही जाएगा, कितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस रखो। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना। इफ angle between two mirrors is 90 degree, then incident ray and reflected ray are always parallel to each other, whatever may be the angle of incidence. समझे? Any doubt in this case? Parallel, okay, बोल सकते हैं उसको, ठीक है। अभी और एक क्वेश्चन है, अगर एंगल बिटवीन टू मिरर 60 डिग्री है और एक यहाँ पे स्पेशल केस है, देखिए स्पेशल केस क्या है, देखिए इफ एंगल बिटवीन टू मिरर्स इज 60 डिग्री है, एंगल बिटवीन टू मिरर्स इज इक्वल टू 60 डिग्री, ओके, एंड अ रे इज इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट मिरर, ओके, एक रे को क्या किया है, फर्स्ट मिरर पर इंसिडेंट किया है एंड दिस रे इज पैरेलल टू द सेकंड मिरर। फर्स्ट रे जो है ना वो क्या है, पैरेलल टू सेकंड मिरर है, तो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे कैसा रहेगा, फाइनल रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द सेकंड मिरर, देन फाइनल रिफ्लेक्टेड रे मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सेकंड मिरर जो फाइनल रे निकलेगा वो कैसा रहेगा। देखिए ये ड्रॉ करके आप देखेंगे, इसको ये पैरेलल है, मतलब यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है तो यहाँ पे कितना बनेगा, 60 बनेगा, ओके। तो 60 डिग्री बनेगा तो यहाँ पे 60 डिग्री ये बनेगा, यहाँ पे 60 डिग्री बनेगा, यहाँ पे 60, यहाँ पे 60, तो यहाँ पे भी 60 डिग्री बनेगा, मतलब यहाँ पे भी 60 डिग्री बनेगा ऊपर, यहाँ पे 60 आ गए तो यहाँ पे भी 60 आ जाएगा। अभी this 60 and this 60 मतलब this should be parallel to the first mirror होना चाहिए, parallel to first mirror। तो ये भी एक स्पेशल केस है, ये एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। दो मिरर के बीच में अगर 60 डिग्री का एंगल है एंड इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू सेकंड मिरर, इंसिडेंट रे क्या है, पैरेलल टू सेकंड मिरर है, तो क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे बिकम पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर। इंसिडेंट रे सेकंड मिरर को पैरेलल है तो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे फर्स्ट मिरर को पैरेलल हो जाएगा, ओके। और एक बार मुझे बताइए, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को पैरेलल कब रहेंगे,
एक दूसरे को पैरेलल कब रहेंगे? इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे। पैरेलल या फिर मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड एंटी पैरेलल कब रहेंगे? जब दो मिरर के बीच में एंगल कितना रहना चाहिए? 90 डिग्री रहेगा तभी। एंड इंसिडेंट रे फर्स्ट मिरर को सॉरी सेकंड मिरर को पैरेलल है, इंसिडेंट रे सेकंड मिरर को पैरेलल है, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या रहेगा? फर्स्ट मिरर को पैरेलल रहेगा। ऐसा कब हो सकता है? जब एंगल बिटवीन टू मिरर्स इज 60 डिग्री। ओके, कोई डाउट है तो पूछो, माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हाँ, कोई डाउट नहीं है ना? नो डाउट एट ऑल। हाँ, अभी रिफ्लेक्शन का आगे का पार्ट अभी स्टडी करेंगे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, आपको समझ में आ गया ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डेविएशन का, मतलब अब तक डेविएशन का इतना आपका प्रिपरेशन हो गया होगा कि कोई भी प्रॉब्लम डेविएशन का दे दो, रिफ्लेक्शन डेविएशन इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, सो इट शुड बी देयर ऑन योर साइड। ठीक है, अभी देखिए इन रिफ्लेक्शन, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। रिफ्लेक्शन, इन रिफ्लेक्शन ठीक क्या चेंज होता है या फिर क्या चेंज नहीं होता है? तो फर्स्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज होता है क्या? बताइए, वेलोसिटी ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन में वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज होता है क्या? रिफ्लेक्शन में, दिस इज द फर्स्ट थिंग। रिफ्रैक्शन में होता है, यहाँ पे नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि एमसीक्यू में ये पूछा जाता है बहुत बार कि रिफ्लेक्शन में वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज होता है क्या, वेवलेंथ चेंज होता है क्या, फ्रीक्वेंसी चेंज होता है क्या, या फिर रिफ्रैक्शन में ऐसा होता है क्या, वो पूछा जाता है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन में चेंज होता है क्या? नहीं होता है। रीजन? करेक्ट, मीडियम। लाइट का वेलोसिटी कब चेंज होता है ये आपको परफेक्टली ध्यान में रखना पड़ेगा। लाइट का वेलोसिटी तभी चेंज होता है जब मीडियम चेंज होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर ये इस तरह से रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, तो दिस इज मीडियम 1, तो रिफ्लेक्ट होके मीडियम 1 में ही जाएगा ना, दूसरा मीडियम नहीं मिलता है, यहाँ पे मीडियम चेंज नहीं होता। सेकेंड, फ्रीक्वेंसी चेंज होता है क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चेंज होता है क्या? फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होता। ओके, अभी यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी एक ऐसा पैरामीटर है, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो कभी भी चेंज नहीं होता। ओके, फ्रीक्वेंसी एक ऐसा पैरामीटर है जो कभी भी चेंज नहीं होता, ये ध्यान में रखना है। ओके, मतलब रिफ्लेक्शन हो रिफ्रैक्शन हो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है? वेव का बेसिक फंडामेंटल पैरामीटर है। मतलब यहाँ पे भी एक एमसीक्यू बन सकता है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों में से फंडामेंटल पैरामीटर वेव का कौन सा होता है? फ्रीक्वेंसी होता है या फिर वेवलेंथ होता है? तो इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी इज फंडामेंटल पैरामीटर। ओके, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, कुछ भी करो, रिफ्लेक्शन करो, रिफ्रैक्शन करो, इंटरफेरेंस करो, डिफ्रैक्शन करो, और कुछ भी करो, लाइट का फ्रीक्वेंसी जनरली चेंज नहीं होता जब तक उसका दूसरे पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन नहीं होता है तब तक। ओके, फ्रीक्वेंसी। थर्ड, वेवलेंथ चेंज होता है क्या? वेवलेंथ, वेवलेंथ, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर होने के बाद वेवलेंथ भी चेंज नहीं होता है, वेवलेंथ भी चेंज नहीं होता है। यहाँ पे अभी एक आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन क्या है देखिए, कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन, दैट इज द एमसीक्यू। ओके, एमसीक्यू क्या है देखिए, कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट ऑप्शन वेलोसिटी ऑफ लाइट, second option wavelength of light, third option frequency of light, fourth option none of these. Which one is the correct option? Velocity, wavelength,
frequency, none of this. ओके, फर्स्ट क्या है, वेलोसिटी है, मतलब सी से डिनोट करते हैं, सेकेंड वेवलेंथ एंड थर्ड फ्रीक्वेंसी, फोर्थ none of this. इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आता है, देखिए करेक्ट आंसर थर्ड, फ्रीक्वेंसी। ये हमेशा ध्यान में रखना है। ऐसा क्यों है आपको मैं बता देता हूं, इसका प्रूफ भी आपको देता हूं मैं। ओके, कलर जो है, लाइट का कलर वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करता, वो फ्रीक्वेंसी पर ही डिपेंड करता है। ओके, एक एक्सपेरिमेंट, इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। कौन सा एक्सपेरिमेंट? सपोज दिस इज अ पूल ऑफ वाटर, स्विमिंग पूल है, सपोज यहाँ पे स्विमिंग पूल है। ओके, आप ये स्विमिंग पूल में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बॉल है या फिर बलून है, बॉल या फिर बलून या फिर टॉय, कुछ भी रहने दो, एंड दिस इज सपोज पेंटेड इन द रेड कलर। कौन से कलर में पेंट किया है इसको? रेड कलर में पेंट किया है। एंड यू आर हियर, ओके, फॉर एग्जांपल, ओके, दिस इज पीयूष। ठीक है, तो यहाँ पे पीयूष है। ओके, अभी पीयूष इस बलून की तरफ देखता है, पीयूष को कौन सा कलर दिखेगा? रेड कलर ही दिखेगा ना, रेड कलर दिखता है, आपको पता है। ठीक है, अभी पीयूष को वाटर के अंदर जाने के लिए बोला जाता है, इनसाइड वाटर। अभी पीयूष फिर एक बार रेड की मतलब वो उस बलून की तरफ देखता है, तो उसको कौन सा कलर दिखेगा? मतलब जब वो एयर में था ना, तो उसका रेड कलर दिखता है, वाटर के अंदर गया है वो अभी, एंड फिर एक बार उस बलून को देख रहा है, तो उसको कौन सा कलर दिखेगा? एक्सपेरिमेंट आप खुद कर सकते हैं, एंड उसको रेड कलर ही दिखता है। ओके, यहाँ पर है तो भी रेड कलर दिखता है, यहाँ पर भी है तो रेड कलर दिखता है। ओके, अभी देखिए, जब लाइट एयर टू एयर ट्रैवल करती है तो वेवलेंथ चेंज नहीं होता है, लेकिन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है ना, तो वेलोसिटी चेंज होता है, वेवलेंथ भी चेंज होता है। करेक्ट है क्या नहीं है? हमेशा वेवलेंथ वैक्यूम में सबसे ज्यादा रहता है, एंड मीडियम में जाने के बाद वेवलेंथ कम होता है। अगर कलर वेवलेंथ पर डिपेंडेंट होता तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? एयर में वेवलेंथ ज्यादा रहता है, मीडियम में वेवलेंथ थोड़ा सा कम रहता है, तो वेवलेंथ कम हो गया तो कलर चेंज होना चाहिए ना, लेकिन कलर चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे वेवलेंथ सपोज कितना है? 4000 एंगस्ट्रॉम है, सॉरी 7500 एंगस्ट्रॉम है एयर में वेवलेंथ इस लाइट का, रेड कलर का। वाटर पे जाने के बाद वेवलेंथ कम हो जाएगा, सपोज ये कितना होता है? 6500 एंगस्ट्रॉम होता है सपोज। ठीक है, तो 6500 एंगस्ट्रॉम के लिए कौन सा कलर रहता है? 6500 एंगस्ट्रॉम मतलब वेवलेंथ चेंज हो गया, वेवलेंथ चेंज हो गया मतलब कलर चेंज होना चाहिए, लेकिन वो चेंज होता नहीं है। लेकिन एक प्रॉपर्टी आपको पता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, इसलिए कलर नहीं चेंज होता है। ओके, सो दैट इज द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। ये समझ में आ गया क्या मैं क्या बोल रहा हूं? एक ऑब्जेक्ट रखो, एयर में रखो, आप भी एयर में हैं और देखिए उस ऑब्जेक्ट की तरफ, उसके बाद वाटर के अंदर जाइए एंड उसी ऑब्जेक्ट को देखिए, आपको कलर चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा। एंड लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है ना, तो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, वेवलेंथ चेंज होता है। अगर कलर वेवलेंथ पर डिपेंडेंट होता ना, तो कलर चेंज होना चाहिए था, मतलब एयर में डिफरेंट कलर दिखना चाहिए, वाटर में डिफरेंट कलर दिखना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब होता है एज कलर इज नॉट चेंजिंग एंड फ्रीक्वेंसी इज नॉट चेंजिंग, therefore color depends on frequency, okay, not on the wavelength. उसके बाद रिफ्लेक्शन में इंटेंसिटी कम होता है क्या? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी, यस, रिफ्लेक्शन में क्या होता है? थोड़ा सा इंटेंसिटी कम होता है रिफ्लेक्शन में, मतलब इंसिडेंट 100% है तो रिफ्लेक्टेड समथिंग 95% हो सकता है, क्योंकि इंसिडेंट रेडिएशन का कुछ एनर्जी वहां पे क्या किया जाता है? सरफेस एब्सॉर्ब करता है। एंड इंटेंसिटी क्या होता है रिफ्लेक्शन में? हमेशा इंसिडेंट लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा रहता है, रिफ्लेक्टेड लाइट का इंटेंसिटी थोड़ा सा कम रहता है।
and one more thing is that phase difference. Phase difference. Okay, तो यहाँ पे अगर रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम होता है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम होता है, तो फेज डिफरेंस पाई रेडियन का प्रोड्यूस होता है, एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर मीडियम है तो फेज डिफरेंस 0 रेडियन। ओके, तो रिफ्लेक्शन के बारे में ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इन रिफ्लेक्शन वेलोसिटी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, वेवलेंथ डज नॉट चेंज, ओके, बिकॉज मीडियम चेंज नहीं करता है, एंड इंटेंसिटी आफ्टर रिफ्लेक्शन थोड़ा कम होता है। फेज डिफरेंस का ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, शायद आपने वेव्स टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ना, अभी वेव्स टॉपिक में पढ़ा होगा फेज डिफरेंस मतलब क्या होता है। फेज डिफरेंस मतलब स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, वेरी सिंपल, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन मतलब कोई भी वेव ले लो, उसमें ऑसिलेटरी मोशन रहता है ना, तो वो ऑसिलेटरी मोशन का स्टेट क्या है, मतलब ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करते वक्त वो मीन पोजीशन पे है या अपर एक्सट्रीम पोजीशन पे है या फिर लोअर एक्सट्रीम पोजीशन पे है, दैट इज कॉल्ड एज फेज। फेज का दूसरा मीनिंग ही है स्टेट। सिमिलर वर्ड क्या है? स्टेट। फेज को सिमिलर वर्ड क्या है? स्टेट। तो स्टेट में क्या डिफरेंस होता है, फेज में डिफरेंस होता है, मतलब स्टेट में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे डेंसर मीडियम पर रिफ्लेक्शन होने के बाद, ओके, मतलब डाउनवर्ड वाइब्रेशन है तो अपवर्ड वाइब्रेशन हो जाता है, मतलब फेज डाउनवर्ड और अपवर्ड में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस, मतलब 180 डिग्री का एंगल रहता है। सो फेज डिफरेंस इज ऑफ पाई रेडियन। एंड जब रेयर मीडियम पर रिफ्लेक्शन होता है ना, तो फेज डिफरेंस 0 रेडियन का प्रोड्यूस होता है। इस पर एक एग्जांपल देता हूं मैं। सपोज दिस इज अ ग्लास स्लैब, यहाँ पे क्या है? ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब, ठीक है, एंड वन रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट हियर। तो इस लाइट का क्या हो जाएगा? ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा एंड रिफ्रैक्शन भी हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा एंड रिफ्रैक्शन भी हो जाएगा। सपोज लाइट इज ट्रैवलिंग लाइक दिस। देखिए, हमेशा एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन स्टडी कर रहे हैं, लेकिन ओनली रिफ्लेक्शन जनरली कभी नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। ओनली रिफ्लेक्शन कभी नहीं होता है। देयर इज ओनली केस दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो हम बाद में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो दैट इज द ओनली केस जहां पे ओनली रिफ्लेक्शन ही होता है, ओके। एंड जब किसी ऐसे ट्रांसपेरेंट मीडियम पर लाइट इंसिडेंट होती है ना, ट्रांसपेरेंट मीडियम पर, तो यहाँ पे ओनली रिफ्रैक्शन नहीं होता है या फिर ओनली रिफ्लेक्शन नहीं होता है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस। इसको क्या बोलते हैं पता है आपको? इसको क्या बोलते हैं? मतलब जब लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम पर इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन भी होता है एंड रिफ्रैक्शन भी होता है। उसको क्या बोलते हैं पता है? पार्शियल रिफ्लेक्शन बोलते हैं उसको, पार्शियल रिफ्लेक्शन या फिर साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं अभी क्वेश्चन आपको पूछूंगा, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, ओके। सपोज दिस इज वन एमसीक्यू। सो प्रोपगेशन ऑफ अ रे ऑफ लाइट इज एज शोन इन फिगर। यहाँ पे एयर है एंड यहाँ पे भी एयर है, ओके। तो एमसीक्यू क्या है देखिए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। प्रोपगेशन ऑफ ए रे ऑफ लाइट इज एज शोन इन फिगर। So what is the phase difference produced at point A and at point B? So that is my question. क्या आप बता सकते हैं? What is the phase difference at point A and at point B? That is my question. तो यहाँ पे देखिए, पॉइंट A जो है ना, यहाँ पे लाइट कहां से कहां ट्रैवल कर रही है, कहां से कहां ट्रैवल करने का प्रयत्न कर रही है, मतलब रेयर टू डेंसर या फिर डेंसर टू रेयर, बताइए मुझे। A पॉइंट पर रेयर, एयर क्या है? रेयर है। ग्लास क्या है? रेयर, डेंसर है। रेयर टू डेंसर, तो मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम होता है तो यहाँ पे पाई रेडियन का फेज डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। अभी ये लाइट अंदर आ गया, अभी यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे लाइट कैसा ट्रैवल कर रहा है? अभी देखो, देखो डेंसर टू द रेयर ट्रैवल कर रहा है,
मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्शन कहां से, कौन से सरफेस से हो रहा है, रेयर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस 0 रेडियन का प्रोड्यूस होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब जब रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम के ऊपर से होता है, मतलब ग्लास के ऊपर से रिफ्लेक्शन होता है ना, तो उसको वहां पे क्या होता है, पाई रेडियन का फेज डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। एंड जब रेयर मीडियम से रिफ्लेक्शन होता है, रेयर मीडियम से मतलब ये लाइट ग्लास में ट्रेवल कर रहा है एंड रिफ्लेक्शन इसके नीचे एयर है, मतलब एयर से उसका रिफ्लेक्शन होगा, मतलब रेयर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा है। ओके, उसको बोलते हैं तो वहां पे क्या होता है, 0 रेडियन का फेज डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। ओके, 0 डिग्री या फिर 0 रेडियन, पाई रेडियन एंड 0 रेडियन। ओके, so this is all for today's lecture.